नमस्कार, देवभूमि समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। शौर्य दिवस के मौके पर आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शहीद स्मारक गांधी पार्क में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। उत्तराखंड में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी भी कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। आपको बता दें कि देश में हर साल आज के दिन कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। इस दिन को पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध जीतने और कारगिल युद्ध में लड़ने वाले सैनिकों के सम्मान में मनाया जाता है। कारगिल युद्ध की बात जब भी होती है तो परमवीर चक्र कैप्टन विक्रम बत्रा का नाम जरूर सामने आता है, जिसने ऑपरेशन विजय को पूरा किया था। वहीं राज्यपाल गुरमीत सिंह ने भी कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। तो कारगिल विजय दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ ही 7 उत्तराखंड के दिग्गज नेता आज शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। इसी बीच राज्यपाल गुरमीत सिंह ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। तस्वीर आप देख पा रहे हैं। कारगिल युद्ध में सेना की वीरता के हुए 25 साल। मैं सर्वप्रथम आज के इस अवसर पर कारगिल युद्ध में अपना सर्वस्व निछावर करने वाले सभी भारत माता के वीर जवानों को नमन करता हूं और अपने वीर बलिदानियों को ये देश कभी भुला नहीं सकता है। हमेशा वो हमारे स्मरण में रहेंगे। अभी कारगिल युद्ध के बारे में हमारे अधिकारीगणों ने बताया किस प्रकार का वो युद्ध था और हमारे वीर सैनिकों ने इस युद्ध में दुर्गम बर्फीली पहाड़ियों और विपरीत परिस्थितियों में भी अदम्य साहस, उत्कृष्ट रणनीति, अभूतपूर्व पराक्रम और महान धैर्य का परिचय देते हुए दुश्मन को भारत की सीमा से खदेड़कर विजय दिलाने का काम किया था। इस युद्ध में हमारे सैनिकों ने जिस वीरता और साहस का परिचय दिया वो हम सबको ले हमेशा स्मरण में रहेगा और हमारी आने वाली पीढ़ियां उनको हमेशा याद करेंगी। हमेशा उनके जीवन को ये युद्ध प्रेरित करता रहेगा। भाइयों बहनों, कारगिल की विजय गाथा की जब भी हम बात करते हैं तो उत्तराखंड के वीर जवानों की चर्चा के बिना ये गाथा पूरी नहीं होती है। इस युद्ध में शहीद हुए अपने उन 75 सपूतों का ये बलिदान वीर भूमि कभी भुला नहीं सकती, जिन्होंने दुश्मन को नाको चने तक चबवा दिए थे। भाइयों बहनों, कोई भी युद्ध बिना राजनीतिक साहस और दूरदृष्टता के नहीं जीता जाता। इसलिए आज के इस अवसर पर कारगिल के समय में देश का नेतृत्व करने वाले हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री और जिनके प्रधानमंत्री रहते हुए हम सब लोगों को उत्तराखंड राज्य की स्थापना का अवसर मिला था। हम सब नए राज्य में हमारे नए राज्य का गठन हुआ था। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी आज के इस अवसर पर मैं भावांजलि अर्पित करता हूं। और आप सबको याद होगा, देश की आजादी के बाद अनेक युद्ध देश के अंदर हुए और हमारी जो सेना है, भारत की सेना, वो विश्व की सबसे सशक्त सेनाओं में से एक रही है। हमेशा उसने दुश्मन को पीछे धकेलने का काम किया, हमेशा मात देने का काम किया, दुश्मन के दांत खट्टे करने का काम किया और हर बार हम युद्ध के मैदान में युद्ध जीत जाया करते थे। लेकिन जब समझौते की मेज आती थी, यानी टेबल पर जब बात होती थी, तो हम जीता हुआ युद्ध टेबल पर हार जाते थे, क्योंकि ऐसी दूरदर्शिता का नेतृत्व नहीं था। और कारगिल का ये युद्ध मैं समझता हूं पहला युद्ध है जिसको भारत की सेना ने अदम्य साहस, वीरता और पराक्रम से जहां युद्ध के मैदान में जीता, वहीं हमारे प्रधानमंत्री जी के राजनीतिक नेतृत्व के कारण से उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में एक इतिहास और भारत के लिए खड़ा हुआ। वो इतिहास है युद्ध के मैदान में सीना जीती और टेबल पर भी वो युद्ध हम जीत पाए। भाइयों बहनों,
यह अवसर हमको हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया। भाइयों बहनों, आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयासों से सेना न केवल पहले से अधिक सशक्त हो रही है, बल्कि उसकी यश कीर्ति भी लगातार बढ़ रही है। और आज कारगिल विजय दिवस के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्रातःकाल ही आज सैनिकों के बीच में द्रास क्षेत्र में वहां पर हमारे उन वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और ये होता भी कैसे है जब नेतृत्व ऐसा होता है। अभी जनरल सबरवाल साहब यहां से बोल रहे थे, बहुत अच्छी बात है कि पूरे विश्व के लोग जो नहीं चाहते कि भारत मजबूत भारत बने, भारत सशक्त भारत बने, भारत शक्तिशाली भारत बने, ऐसे लोग सारे षड्यंत्रों के तहत भारत की गति को रोकने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी की गति को रोकने का प्रयास उन्होंने पिछले चुनाव में किया है। वो हम सब लोगों ने देखा है किस प्रकार से उन्होंने विदेशों से ऐसे राजनीतिक दलों की मदद की है, ऐसे स्लीपर सेल्स की मदद की है, जिनके माध्यम से वो भारत को कमजोर करके मोदी जी के चलते हुए कदमों को, भारत की बढ़ती हुई विकास की गति को रोकना चाहते हैं। हम सबको ये समय, मैं समझता हूं कि सेना के लोग हों या भारत के लोग हों, पहली बार या सेना का मनोबल बढ़ाने की बात हो या भारत को आगे बढ़ाने की बात हो, भारत के इतिहास में ये समय पहली बार आया है जब पूरा विश्व आज भारत की ओर देख रहा है। खबर रामनगर से है, जहां आज करगिल विजय दिवस के मौके पर शहीदों को याद किया गया। उस युद्ध में उत्तराखंड के 75 जवानों ने भी अपनी शहादत दी। साथ ही इसमें वीरांगनाओं को सम्मानित किया गया। वहीं करगिल युद्ध में नैनीताल जिले के 5 वीरों ने अपनी जान गंवाई थी। ये दिन ऑपरेशन विजय की शौर्य गाथा को बताता है। 99 की घटना है ये, और वो समय मैं पहाड़ थी, बच्चे मेरे यहीं थे, मेरी सासू के पास। लैंसडाउन से आए थे 2 फौजी, उन्होंने बताया था मेरे ससुर जी को, ससुर जी थे मेरे साथ में, ससुर जी को बताया था। उसके बाद बताया था ससुर जी ने मुझे। नहीं, उसके 3 दिन पहले चिट्ठी आई थी हमारे पास, तो उस समय उन्होंने लिखा था उसमें कि मैं ठीक ठाक हूँ, मेरी चिंता मत करना। तीसरे दिन में फिर फौजी आ गए थे बताने के लिए। पच्चीस साल पूर्व लिखी गई भारतीय सेना के सपूतों के द्वारा कारगिल के युद्ध में विजय हासिल कर देश को विजय दिलाई गई, जिसके बाद शहीदों को 26 जुलाई को कारगिल दिवस उनकी याद में मनाया जाता है। आपको बता दें कि रानीखेत और आसपास के जवान शहीद हुए थे। सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने राजकीय चिकित्सालय में बल के डीआईजी मेडिकल ओबी सिंह के नेतृत्व में 31 जवान रक्तदान करने के लिए पहुंचे। कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर के शहीद स्मारक पर अमर जवान ज्योति के समक्ष लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक वर्मा ने पुष्प चक्र अर्पित कर कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर की तरफ से शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। करगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में ब्रिगेडियर संजय कुमार यादव और केआरसी की सभी पदों की तरफ से मैं यहाँ लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक वर्मा सभी शहीदों को श्रद्धांजलि देने आया हूँ। और इस युद्ध में हमारे कई साथी शहीद हुए थे और उन्होंने बहुत गौरवशाली इतिहास लिखा और स्वर्ण अक्षरों में उसको अंकित किया, जिससे कि हम रेजिमेंट का नाम और आगे रोशन कर सकें। और उनकी याद में आज करगिल विजय दिवस पे हम सब उनको याद करते हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता, पूर्व राज्यसभा सांसद एवं मध्य प्रदेश बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा का निधन हो गया, जिस पर सीएम धामी ने दुख व्यक्त किया। सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रभात झा के निधन का अत्यंत दुखद समाचार मिला है। ईश्वर से प्रार्थना है कि पुण्यात्मा को श्री चरणों में स्थान और शोक संतप्त परिजनों व समर्थकों को यह कष्ट सहने की शक्ति प्रदान करें। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रभात झा के निधन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट साझा कर श्रद्धांजलि अर्पित की है, उन्हें अंतिम नमन किया है।
जानकी चट्टी में लगातार बारिश होने के कारण यमुना नदी का जलस्तर बढ़ चुका है, जिससे जानकी चट्टी में बना पार्किंग तक नदी का पानी पहुंच जाने पर एक बाइक और खच्चर के बहने की जानकारी मिली है। वहीं यमुनोत्री धाम में भी भवनों को नुकसान पहुंचा है। पिथौरागढ़ में लगातार हो रही बारिश से जीवन अस्त व्यस्त हो चला है। इसी के साथ नाचनी में भी ऐतिहासिक शिव मंदिर में आपदा देखने को मिल रही है, जहां रामगंगा नहीं लगातार शिव मंदिर की ओर कटान बह रही है। मंदिर से लगे लगभग 10 परिवारों को खतरा बरकरार है। कल रात की भारी बारिश के कारण मंदिर की चारदीवारी का एक हिस्सा रामगंगा नदी में समा गया। भारी बारिश से आई आपदा के चलते स्थानीय लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। और इसी खबर पर हमारे साथ देहरादून से संवाददाता अभय कैतुरा लाइव जुड़ चुके हैं। जी अभय, जिस तरह से भारी बारिश की आफत यहां पर देखने में आ रही है, देहरादून और बागेश्वर जिले में अलर्ट भी जारी किया गया है। साथ ही ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं जहां पर प्राचीन शिव मंदिर का एक हिस्सा गंगा नदी में समा गया है, डूब चुका है। क्या कुछ ताजा स्थिति है और क्या उसके लिए प्रशासन की ओर से कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड में अगले 24 घंटे भारी बारिश की संभावना यहां पर मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। खासतौर पर देहरादून जनपद और बागेश्वर जनपद के लिए भारी से अत्यधिक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट यहां पर जारी किया गया है। अन्य जनपदों के लिए येलो अलर्ट यहां पर जारी किया गया है। और ये कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से मौसम विभाग ने अपना पूर्वानुमान जारी किया था, उत्तराखंड के ज़्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम गति की बारिश और देहरादून और बागेश्वर जनपद में भारी बारिश देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करते हैं तो 24 घंटे के भीतर जो बारिश यहाँ पर हुई है उससे जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। चाहे आपका उत्तरकाशी के जानकी चट्टी का मामला हो, पिथौरागढ़ का मामला हो, रुद्रप्रयाग जनपद का मामला हो या फिर चमोली जनपद का मामला हो, भारी बारिश से कई ऐसी घटनाएं यहां पर अब तक हो चुकी है जिसमें जान और माल दोनों का नुकसान प्रदेश को यहां पर उठाना पड़ा है। उत्तरकाशी जनपद में आप कह सकते हैं कि जानकी चट्टी के बाद जो अचानक से नदी का जो बहाव तेज हुआ था, जिसमें बादल फटने की संभावना अधिकतर वहां पर जताई गई थी, उसके चलते सीधे तौर पर वहां पर हताहत होने की तो सूचना नहीं, लेकिन ये कहा जा सकता है कि कुछ मवेशियों के बह जाने की सूचना वहां पर मिल रही है। कई यमुनोत्री धाम में खुद जहां पर धाम बना हुआ उसके नीचे जो मंदिर यानी जो तीर्थ पुरोहित सभा के जो कक्ष वहां पर बने थे उनको भारी नुकसान वहां पर उठाना पड़ा। जानकी पट्टी में जो पार्किंग बनाई गई थी वाहनों के लिए वो भी काफी क्षतिग्रस्त वहां पर हो चुकी है। इसी प्रकार से पिथौरागढ़ में भी नुकसान की खबरें यहां पर अब तक देखने को मिल रही है। तो ये कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते अब तक पिछले 24 घंटे में बड़ा नुकसान उत्तराखंड राज्य को यहां पर हुआ और यही वजह है कि अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से सभी अधिकारियों को लगातार निर्देश यहाँ पर जारी कर दिए गए ताकि इस आपदा की घड़ी में राज्य के हर उस प्रभावित परिवार तक मदद पहुंचाई जा सके जो इस आपदा की घड़ी में प्रभावित यहाँ पर हो रहा है। इसके अलावा जो लोग नदियों के किनारे बसे हुए हैं, क्योंकि नदियों का जलस्तर जिस तरीके से बढ़ रहा है, नदी नाले जिस प्रकार से उफान पर आ रहे हैं, ऐसे में उन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने की कोशिश प्रशासन की तरफ से यहाँ पर की जा रही है। तो प्रशासन अपने स्तर पर तैयारियां पूरी कर चुका है, लोगों को अवेयरनेस करने का काम भी यहाँ पर कर रहा है और जिस प्रकार से भारी बारिश यहाँ पर हो रही है उसके चलते कह सकते हैं कि जो जनता की मुसीबतें हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, तो जनता की मुसीबतें लगातार बढ़ रही है। प्रशासन के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं क्या जनता के लिए पर्याप्त हैं? कहाँ कमी देखने को मिल रही है और जनता की तरफ से क्या कुछ शिकायतें बरकरार हैं? देखिए, मानसून सीजन आने से पहले ही सरकार के निर्देश पर खाद्य आपूर्ति विभाग की तरफ से सभी गांवों में राशन और दवाई जैसी जो सुविधाएं थी उनको पहले से ही मुफ्त करने का काम वहां पर कर दिया गया था। यानी 3-3 महीने का राशन पहले ही गांवों में भेजने का काम प्रशासन की तरफ से यहाँ पर कर दिया गया था। ये समझा जा सकता है कि जिस प्रकार से बारिश यहाँ पर हो रही है तो सरकार को निर्णय काफ़ी उचित यहाँ पर लग रहा है, जो सरकार ने पहले से ही एहतियात के तौर पर इन सब चीज़ों का निर्णय यहाँ पर लिया गया था। इसके अलावा जो CSC सेंटर्स हैं वहाँ पर स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं उन सुविधाओं को और बेहतर करने का प्रयास सरकार की तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग लगातार दिशा निर्देश यहाँ पर जारी कर रहा है, लेकिन जो अभी तक की परेशानी यहाँ पर देखने को मिली वो यही है कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो आवागमन के जो मार्ग हैं वो काफ़ी बाधित यहाँ पर हो चुके हैं। अभी भी ये कह सकते हैं कि पिछले 24 घंटे के भीतर 100 से ऐसी ज़्यादा सड़कें यहाँ पर है, ग्रामीण सड़कें ऐसी है जिनका जिला मुख्यालय से संपर्क अब तक कटा हुआ है। उनको खोलने के लिए प्रशासन प्रयासरत तो है, लेकिन जिस प्रकार से मैन पावर
निछावर की वहाँ पर दिक्कत है वो पूरी नहीं हो पाई है, और उसके चलते कह सकते हैं कि अभी भी सड़कों का जो खोलने का जो काम है, अवरुद्ध जो सड़क है वो खोलने का जो काम है उसमें भारी परेशानियों का सामना वहाँ पर करना पड़ रहा है। तो प्रशासन और सरकार दोनों स्तर पर कोशिशें जारी है, लेकिन जो परेशानी का सबब है वो लगातार हो रही बारिश है, जिसके चलते कह सकते हैं कि जनता की मुश्किलें और बढ़ रही है। जी बिल्कुल। तो अभय, जिस तरह से जानकारी आपने दी कि जनता की मुश्किलें अभी भी बरकरार है, हालांकि प्रशासन की द्वारा कोशिश की जा रही है कि जनता को जल्द से जल्द मदद पहुंचाई जाए। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बोल्डर या इस तरह की स्थिति, लैंडस्लाइड की स्थिति उत्तराखंड में देखने को मिलती है और ये आम समस्या है। जानकारी ये भी आई थी कि कई गाँव ऐसे हैं जिनका रास्ता पूरी तरह से कट चुका है, टूट चुका है और उन तक सुविधाएं नहीं पहुँच पा रही हैं। तो किस तरह की टीमें गठित की गई हैं और दुर्गम परिस्थितियों में ये टीमें किस तरह मदद करती हैं, क्या वाकई पहुंच पा रही हैं मदद के लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जितने भी संभावित ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लैंडस्लाइड या भूस्खलन की घटनाएं ज़्यादा हो सकती है, वहां पर एसडीआरएफ और पुलिस की टीमें पहले से ही पूर्वानुमान वहां पर तैनात कर दी गई थी। जो सड़क मार्ग है जहां पर ये कह सकते हैं कि सड़क मार्ग अवरुद्ध होने की सबसे ज़्यादा सूचनाएं आती है, जो क्षेत्र चिन्हित किए जा चुके हैं, ऐसे स्पॉट जो चिन्हित किए जा चुके हैं, वहाँ पर जेसीबी के साथ पीडब्ल्यूडी विभाग और बीआरओ की टीमें पहले से ही तैनात है। तो ऐसे समझा जा सकता है कि प्रशासन कोशिश तो कर रहा है, लेकिन जो आसमान से बारिश धरती पर बरस रही है वो उत्तराखंड के लिए मुसीबत की बारिश बन रही है। और ये हर बार क्या कहा जा सकता है कि मानसून सीजन में राज्य वासियों की जो दिक्कतें हैं वो इस बारिश के सीजन में सबसे ज़्यादा बढ़ती नजर आती है, क्योंकि उत्तराखंड विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला राज्य है। ऐसे में यहाँ पर कब किस प्रकार से प्राकृतिक आपदाएं आती है, किस प्रकार जम लेती है, वो कोई पहले से कोई अंदाजा उसका नहीं लगाया जा सकता। लेकिन जब बारिश ज़्यादा यहाँ पर हो रही है तो ऐसे में मुसीबतें सबसे ज़्यादा है, लेकिन प्रशासन अपने स्तर पर एहतियात के तौर पर और सुरक्षा लिहाज से हर उस व्यवस्था को करने में मुस्तैद यहाँ पर दिखा रहा है जिससे जनता की मुसीबतें कम हो सकती है। लेकिन अभी भी ये कह सकते हैं कि जो मौसम विभाग ने पूर्वानुमान बारिश का जारी किया है उसमें कह सकते हैं कि आने वाले 24 से 48 घंटे उत्तराखंड के लिए और यहाँ पर। जी अभय, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। यमुनोत्री धाम में देर रात हुई भारी बारिश और बादल फटने की घटना के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तरकाशी के प्रभारी मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने जिलाधिकारी से फोन पर बात की। राहत बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तरकाशी के प्रभारी मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल का कहना है कि अतिवृष्टि के कारण यमुनोत्री धाम में जो घटना हुई है उसमें राहत की बात ये रही है कि यमुनोत्री में किसी भी तरह की जान हानि की खबर नहीं है। हालांकि पुल टूटा है, रास्ता भी अवरुद्ध हुआ है। उम्मीद है कि जल्द राहत बचाव कार्य पूरे कर लिए जाएंगे और स्थिति सामान्य हो जाएगी। अतिवृष्टि के कारण एक बड़ी क्षति हमारे यमुनोत्री मार्ग पे हुई है और मैं समझता हूँ कि भगवान का शुक्र है किसी प्रकार की कोई कैजुअलिटी की सूचना नहीं है। और जैसा आप भी जानते हैं कि पुल क्षतिग्रस्त हुआ है और मार्ग भी अवरुद्ध हुआ है। निश्चित रूप से हमारे एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और हमारे तमाम जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन वहाँ पहुँच गया है। इसके लिए जिलाधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी, मेरे द्वारा भी जानकारी ली गई है कि उसमें तत्काल सभी जो हमारे तरफ से हो सकता है हम उसमें करें, क्योंकि आप जानते हैं कि जिस प्रकार से तेज़ी से बारिश हुई है उसका ही परिणाम था कि इस प्रकार की घटना हुई है। लेकिन बहुत जल्द कोशिश करेंगे जो सामान्य स्थिति वहाँ पे बने। लक्सर में एसएसपी प्रेमेंद्र सिंह डोभाल ने कांवड़ यात्रा की सुरक्षा के सभी बंदोबस्त का जायजा लिया। एसएसपी रुड़की से लंडोरा, लक्सर, सुल्तानपुर होते हुए हरिद्वार के लिए रवाना हुए। इस दौरान उन्होंने सभी चौक चौराहे, अस्थायी पुल चौकियों का निरीक्षण किया, ड्यूटी कर रहे कर्मचारियों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। साथ ही उन्हें खाद्य सामग्री भी वितरित की। एसएसपी ने पिछले साल कांवड़ यात्रा से मिले अनुभव भी लोगों के साथ साझा किए। सभी को निर्देश दिए गए हैं कि कांवड़ यात्रा का अंतिम चरण चुनौतीपूर्ण रहेगा। इस दौरान डाक कांवड़ के वाहन भारी संख्या में पहुंचेंगे, जिन्हें सकुशल वापस करना हमारी पहली प्राथमिकता है। सभी सतर्क रहें। साथ ही उन्होंने ड्यूटी कर रहे कर्मचारियों का हौसला भी बढ़ाया। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में हमारा जो ट्रैफिक डेवलपमेंट प्लान लागू होना है, उसी परिप्रेक्ष्य में आज स्थलीय निरीक्षण द्वारा किया गया है। उसमें जो सुपर जोन उनके साथ एक बार पॉइंट टू पॉइंट मीटिंग के बाद उनको उसके साथ इंटरेक्शन भी किया गया, उनके जो समस्याएं हैं उनको भी सुना गया, साथ में उनको गाइड भी किया गया। उसका प्रोत्साहन जो उसकी ड्यूटियाँ हैं
स्कूल ड्यूटियों को बहुत ही तन्मयता से लोग कर रहे हैं, इसलिए उनको प्रोत्साहन भी दिलाते हैं और लगातार चीज़ें हमारी फिर से काम करते हैं। जल्दी जो लास्ट फेज है कांवड़ का उसमें प्रवेश करने जा रहे हैं, इसमें डाइवर्जन के साथ साथ हैवी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहेगा। इसके लिए सभी को मेंटली और शारीरिक रूप से प्रेरित भी किया गया और उनको इसके लिए आगाह रखा गया। कर्मचारियों से की मुलाकात साथ ही उनका हौसला भी बढ़ाया। इसके अलावा डाक कावड़ को लेकर सावधानी और सतर्कता बरतने के दिशा निर्देश दिए गए। पिथौरागढ़ में त्रिभुवन जोशी बलुआ कोट में गोठानी में चट्टान खिसक गई। चट्टान खिसकने से 2 खड़ी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। वहीं पहाड़ों पर हो रही बारिश से जगह जगह भूस्खलन देखने को मिल रहा है। जगह जगह रुक रुक कर बोल्डर गिर रहे हैं। लगातार बारिश की वजह से मलबा आने से उत्तराखंड में 100 से ज्यादा रास्ते फिलहाल बंद हैं। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। भूस्खलन से प्रदेश भर में 100 से ज्यादा रास्ते बंद बताए जा रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों के भारी संख्या में रास्ते बंद होने से स्थानीय लोगों को और आवाजाही करने वाले लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से गाड़ी और बोल्डर मलबा फंसे होने की वजह से कई मार्ग उत्तराखंड में बारिश के चलते अवरुद्ध नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। भूस्खलन की वजह से अलग अलग जगहों पर कहीं गाड़ियां फंसी हैं तो कहीं बोल्डर गिरने से पत्थर फंसे होने की वजह से मार्ग अवरुद्ध नजर आ रहे हैं। और उसके बाद अगली खबर यमुनोत्री से निकलकर सामने आ रही है। जानकी चट्टी में अत्यधिक बारिश से जलस्तर बढ़ गया। एसडीआरएफ उत्तराखंड के द्वारा नदी के आसपास के क्षेत्रों को खाली कराया जा रहा है, तो वहीं एसडीआरएफ की टीम मौके पर तैनात कर दी गई है। आपको जानकारी दे दें कि यमुनोत्री क्षेत्र में अधिक बारिश होने के चलते जलस्तर काफी बढ़ा है, जिसके चलते जानकी चट्टी पार्किंग में नदी का पानी आने से दुपहिया वाहन के बहने की सूचना मिली है। वहीं एसडीआरएफ उत्तराखंड पुलिस के द्वारा नदी के आसपास के इलाकों को खाली कराया जा रहा है। और इसी के साथ देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।